संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की मांग भारत पिछले कई वर्षों से उठाता रहा है, लेकिन एक समय था जब अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ दोनों इस मामले में भारत के साथ थे, लेकिन तब भारत ने ही कदम पीछे हटा लिए। 1950 में अमेरिका में भारत की राजदूत रही विजय लक्ष्मी पंडित ने अमेरिकी रुख के बारे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र भी लिखा था। दोनों में यह बातचीत तब हो रही थी, चीन लगभग उन्हीं दिनों तिब्बत पर हमले की साजिश रच रहा था। सितंबर 1950 में दलाई लामा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में था। 16 सितंबर को वह दिल्ली में चीनी राजदूत से मिला। राजदूत ने कहा कि तिब्बत को चीन की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। 3 हफ्ते बाद 7 अक्टूबर को चीन सेना ने तिब्बत पर धावा बोल दिया। तिब्बत के साथ हुई जोर जबरदस्ती को जानते हुए भी नेहरू मान रहे थे कि भारत की चुप्पी भरी भलमन साहत का बदला चीन भलमन साहत से ही देगा। होना तो यह चाहिए था कि भारत के प्रति अमेरिका के नरम रुख की आड़ पाते ही नेहरू एक अभियान छेड़ दे। कहते कि उपनिवेशवाद से पीड़ित हाल में आजाद हुए देशों, गरीब गुटनिरपेक्ष देशों का सुरक्षा परिषद में कोई प्रतिनिधि नहीं है, भारत उनकी आवाज बनेगा। नेहरू को कहना चाहिए था कि ब्रिटेन और फ्रांस के रूप में अमेरिका के 2 यूरोपीय साथी पहले ही सुरक्षा परिषद में हैं। सोवियत संघ कम्युनिस्ट देशों का पैरोकार था। लिहाजा एक और कम्युनिस्ट देश चीन के बदले उससे कुछ ही कम आबादी वाले कल तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहे और अब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन रहे भारत का सुरक्षा परिषद की सदस्यता का दावा कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके बदले भारत के पहले प्रधानमंत्री की रट बनी रही, पहले चीन तब भारत। यही रट उन्होंने तब भी लगाई जब वे जून 1955 में तत्कालीन सोवियत संघ की यात्रा पर थे। उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने एक सम्मेलन में कहा, हम सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और तनाव में कमी लाने के बारे में सोच रहे हैं। हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि भारत को छठे सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जा सकता है। इस पर नेहरू की प्रतिक्रिया थी, बुल्गानिन शायद जानते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में चीन की सीट भारत को दी जानी चाहिए। यह तो हमारे और चीन के बीच खटपट करवाने वाली बात होगी। हर कोई आसन पाने के लिए अपने आप को इस तरह आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यह कदम भारत को विवाद का विषय बना देगा। नेहरू ने कहा था, भारत को अगर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाता है तो पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बदलाव करना होगा। हमारी राय यह है कि ऐसा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक पहले चीन की और कुछ दूसरे देशों का सवाल हल नहीं हो जाता। मैं समझता हूँ कि हमें पहले चीन की सदस्यता पर ध्यान देना चाहिए। चार्टर में बदलाव करने के बारे में बुल्गानिन का क्या विचार? हमारे विचार से इसके लिए सही समय अभी नहीं आया है। बुल्गानिन खुद एक कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि नेहरू अब भी चीन के समर्थन में है तो उन्होंने इसके सवाए और कुछ कहना बेहतर नहीं समझा कि हमने सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का सवाल इसलिए उठाया ताकि हम आपके विचार जान सके। हम भी सहमत है कि यह सही समय नहीं है, सही समय का हमें इंतजार करना होगा। नेहरू ने बुल्गानिन को जो जवाब दिया उससे इस बात पर मोहर लगती है कि अमेरिका ने कुछ समय पहले सचमुच सुझाव दिया था कि सुरक्षा परिषद में जिस सीट पर उस समय ताइवान था वह भारत को दी जानी चाहिए। भारत में जो लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के बारे में अमेरिका और सोवियत संघ के इन दोनों सुझावों को जानते हैं, वे उस समय के हालात को देखते हुए नेहरू के जवाब को सही ठहराते हैं। लेकिन देखा जाए तो नेहरू के जीवन काल में ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने साबित कर दिया था कि चीन से उनका मोह या उससे टकराव से बचने की उनकी कोशिश दोनों का कोई ठोस आधार नहीं था। नेहरू तो चीन की महानता के गीत गाते रहे, लेकिन उसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। इससे लगा सदमा ही शायद 1.5 साल के भीतर नेहरू की मृत्यु का भी मुख्य कारण बना। लद्दाख का स्विट्जरलैंड जितना बड़ा एक हिस्सा तभी से चीन के कब्जे में है। अरुणाचल प्रदेश को भी वह अपना हिस्सा बताता है। क्षेत्रीय दावे ठोककर सोवियत संघ और वियतनाम जैसे अपने कम्युनिस्ट बिरादरों से भिड़ने में भी उसने कभी संकोच नहीं किया। एक चीन वाली अपनी नीति के जरिए वह लोकतांत्रिक ताइवान को भी निगल जाने की धमकियां देता ही रहता है। जो लोग कहते हैं कि 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन का यह सुझाव हवाबाजी था, वे भूल जाते हैं या नहीं जानते कि चीन में माओ से तुंग की तानाशाही शुरू होते ही उस समय के सोवियत शासक स्टालिन के साथ भी चीन के संबंधों में खटास आने लगी थी। स्टालिन की 5 मार्च 1953 को मृत्यु होते ही माओ से तुंग अपने आप को कम्युनिस्ट की दुनिया का सबसे वरिष्ठ नेता मानने लगे और सोवियत संघ को ही उपदेश देने लगे। दूसरी ओर सोवियत संघ के नए सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए उस स्टालिनवाद का अंत कर रहे थे जो चीन में माओ की कार्यशैली बन चुका था। 1955 आने तक माओ और क्रुश्चेव के बीच दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। इस वजह से सोवियत नेताओं में इस बात की खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी कि सुरक्षा परिषद में चीन के नाम वाली स्थायी सीट भविष्य में माओ से तुंग के चीन को ही मिलनी चाहिए। वे चीन वाली सीट से ताइवान को हटाकर भारत को बैठाने के अमेरिकी प्रयास का या तो विरोध नहीं करते या कुछ समय के लिए विरोध का केवल दिखावा करते। ताइवान को मिली सीट भारत को देने पर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी नहीं बदलना पड़ता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 बहुमत ही इसके लिए काफी होता। चार्टर में बदलाव की बात तब आती जब सीटों की संख्या बढ़ानी होती। बुल्गानिन के कहने के अनुसार सोवियत संघ 1955 में इसके लिए भी तैयार था। यह बदलाव जो कि भारत के लिए होता तो हो सकता था कि अमेरिका
अमेरिका भी इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वह खुद 1953 तक भारत को सुरक्षा परिषद में देखना चाहता था। 1950 वाले दशक में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन भी आज के मुकाबले आसान ही रहा होता। उस समय आज के करीब 200 की तुलना में आधे से भी कम देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे। उन्हें मनाना आज जितना मुश्किल नहीं होता। सोवियत नेता भी जरूर जानते रहे होंगे कि अमेरिकी, ब्रिटेन और फ्रांस कुछ ही साल पहले ताइवान को हटाकर उसकी सीट भारत को देना चाहते थे। लिहाजा यह मानने के पूरे कारण है कि सोवियत नेता भारत की सदस्यता को लेकर संजीदा थे, न कि हवाबाजी कर रहे थे। ताइवान 1971 तक चीन वाले सीट पर रहा। उस साल अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान होते हुए 9 जुलाई को बीजिंग पहुंचे। बताया यही गया कि वह अगले साल होने वाली राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा की तैयारी करने गए हैं। बीजिंग में बातचीत के समय तय हुआ कि निक्सन की यात्रा से पहले ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट से हटाकर उसकी सीट कम्युनिस्ट चीन को दी जाएगी। यह फैसला भी दिखाता है कि अमेरिका अगर 1970 वाले दशक में भी सुरक्षा परिषद में अपनी पसंद से उलटफेर कर सकता था, तो 1950 वाले दशक में तो यह उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। चीन को लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 25 अक्टूबर 1971 को मतदान हुआ। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 128 सदस्य देशों में से 76 ने चीन के पक्ष में और 35 ने विपक्ष में वोट डाले। 17 ने मतदान नहीं किया। 2/3 के जरूरी बहुमत वाले नियम से प्रस्ताव पास हो गया। ताइवान से संयुक्त राष्ट्र की सदस्य भी छीन ली गई। उसकी सीट पर 15 नवंबर 1971 से चीन का प्रतिनिधि बैठने लगा। आज हालात यह है कि भारत तभी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है जब परिषद का विस्तार हो, लेकिन चीन अपने वीटो पावर के जरिए इसमें रोड़ा डालने को तैयार बैठा है। 1950 के दशक जैसा सुनहरा मौका भारत और हिंदी के लिए दोबारा शायद ही आए। सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट हिंदी को अपने आप संयुक्त राष्ट्र की भाषा बना देती और पूरी दुनिया हिंदी में भी रुचि लेने लगती। ये थी भारत की यूएनएससी सीट को गवा देने की कहानी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।